हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए साइंस की क्लास को शुरू करते हैं। बहुत जल्दी साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस हुआ करेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अध्याय 6 है जंतुओं में जनन। लिखा है आपने पाचन, परिसंचरण एवं श्वसन प्रक्रम के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था। क्या आपको इनके विषय में याद है? ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। आप पौधों में जनन के प्रक्रम के विषय में भी पढ़ चुके हैं। जनन जाति की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है, यानी जनन अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। कल्पना कीजिए कि यदि जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होता। आप इस बात को मानेंगे कि जीवों में जनन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। आप पिछली कक्षा में पौधों में जनन के विषय में ही पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। अब लिखा है जनन की विधियां। तो जनन की विधियों के बारे में जानेंगे। लिखा है क्या आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है? कुछ जंतुओं के बच्चों के नाम सारणी में भरने का प्रयास कीजिए, जैसा कि क्रम संख्या 1 से 5 में उदाहरण देकर दर्शाया गया है। ये सारणी दी गई है, इसके बारे में लिखा है। आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों का जन्म होते हुए भी देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि चूजे और इल्ली किस प्रकार जन्म लेते हैं? इल्ली मतलब कैटरपिलर। बिलौटे और पिल्ले का जन्म किस प्रकार होता है? क्या आप सोचते हैं कि जन्म से पूर्व ये जीव वैसे ही दिखाई देते थे जैसे कि अब दिखाई देते हैं? आइए पता लगाते हैं। पौधों की तरह जंतुओं में भी जनन की 2 विधियां हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। यानी जंतुओं में भी 2 प्रकार से जनन होता है, एक है लैंगिक और दूसरा है अलैंगिक। तो पहले लिखा है लैंगिक जनन के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा है कक्षा 7 में आपने पौधों की जनन के विषय में पढ़ा तथा इसे स्मरण करने का प्रयास कीजिए। आपको याद होगा कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग होते हैं। क्या आप इन भागों के नाम बता सकते हैं? जंतुओं में भी नर एवं मादा में विभिन्न जनन अथवा अंग होते हैं। पौधों की तरह ही जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं, जो संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं। यह युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार का जनन नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। अर्थात जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। आइए हम मनुष्य में जनन भावों का पता लगाएं तथा जनन प्रक्रम का अध्ययन करें। अब यहाँ पर मनुष्य के जनन अंग लिखे हुए हैं, तो चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले लिखे हैं नर जनन अंग। लिखा है नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका तथा एक शिश्न लिंग होते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, जिसमें शुक्राणु का चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में आप देख सकते हैं शुक्राणु का चित्र। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर तथा एक मध्य भाग एवं एक पूंछ होती है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये है सिर, ये है मध्य भाग और ये है पूंछ। एक शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं। वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं नर जनन अंगों को। ये शुक्राणु नलिका है, ये शिशिन और ये वृषण।
अब लिखा है मादा जनन अंग के बारे में, तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा है मादा जनन अंगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी तथा गर्भाशय होता है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें अंडाणु डिंब कहते हैं। मानव में यानी स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका होते हैं। यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये अंडाशय है, ये अंडवाहिनी और ये गर्भाशय। अब लिखा है निषेचन के बारे में, तो चलिए पढ़ते हैं। निषेचन लिखा है जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, यानी युग्मनज का निर्माण निषेचन के परिणाम स्वरूप होता है। आगे लिखा है, क्या आपको जानकारी थी कि एक युग्मनज एक नए वृष्टि का आरंभ है। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री के अंडाणु के शुक्राणु का संयोजन होता है, यानी स्त्री के अंडाणु और नर के शुक्राणु का संयोजन होता है। अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता से तथा कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं। अपने भाई अथवा बहन को देखिए, यह पहचानने का प्रयास कीजिए कि उनमें कौन से लक्षण माता से और कौन से लक्षण पिताजी से प्राप्त हुए हैं। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। आइए पता लगाएं कि यह किस प्रकार संपन्न होता है। उसके पहले जानेंगे परकनली शिशु के बारे में। लिखा है, क्या आपने परकनली शिशु के विषय में सुना है। लिखा है, बूझो और पहेली के अध्यापक ने एक बार कक्षा में बताया कि कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध हो जाती है। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं, क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। ऐसी स्थिति में डॉक्टर ताजा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिससे IVF अथवा इन विट्रो निषेचन शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परकनली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या नाम है क्योंकि शिशु का विकास परकनली में नहीं होता। अब उन जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे जिनमें बाहरी निषेचन होता है। तो लिखा है, बसंत अथवा वर्षा ऋतु के समय किसी तालाब अथवा मंद गति से बहते झरने का भ्रमण कीजिए। जल पर तैरते हुए मेढक के अंडों को ढूंढिए। अंडों के रंग तथा साइज को नोट कीजिए। बसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेढक तथा टोड पोखर तालाब और मंद गति से बहते झरने की ओर जाते हैं। जब नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गी के अंडे की तरह मेढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते तथा यह अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है तथा इनकी सुरक्षा भी करती है। यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं मेढक के अंडे।
मादा जैसे ही अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। इस प्रकार का निषेचन नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। यह मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। तो इनमें बाह्य निषेचन होता है, जबकि मनुष्य, गाय, कुत्ते, इनमें सब में आंतरिक निषेचन होता है। अब बूझो के मन में एक सवाल आ रहा है। बूझो कह रहा है कि मछली और मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में केवल एक अंडा ही देती है। तो पहेली उसे बताती है, यद्यपि यह जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं, सारे अंडों का निषेचन नहीं होता, वह नया जीव नहीं बन पाते। इसका कारण यह है कि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं। तालाब में दूसरे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों का भोजन करते हैं, अतः अंड कोशिकाओं एवं शुक्राणुओं का बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है, ताकि उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित किया जा सके। अब पढ़ेंगे भ्रूण का परिवर्धन। लिखा है, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। इससे विकसित होती हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे शारीरिक अंग जैसे हाथ, पैर, सिर, आंखें, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके, गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो मां नवजात शिशु को जन्म देती है। यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं गर्भाशय में भ्रूण। आगे लिखा है, मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चों को जन्म देती है? आप जानते ही हैं कि मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती, तब चूजे कैसे जन्म लेते हैं, आइए पता लगाएं। तो मनुष्य की तरह मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन वह बच्चों को जन्म नहीं देती, वह अंडे देती है। तो बच्चे कैसे बनते हैं, इसके बारे में नीचे पढ़ेंगे। लिखा है, निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसा ही सुरक्षित परत है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। आपने मुर्गी को ऊष्मायन के लिए अंडों पर बैठे देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि अंडे के अंदर चूजे का विकास इस अवधि में ही होता है? चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आता है। तो मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग कितना समय लगता है? 3 सप्ताह का। बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडोज पत्ती होती है। आपने तालाब अथवा झरने में मेढक के अनेक टैडपोल तैरते हुए देखे होंगे। अब लिखा है, जरायुज एवं अंड प्रजक जंतु। अब लिखा है, जरायुज एवं अंड प्रजक जंतु।
लिखा है, हमने जाना कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। वे जंतु जो अंडे देते हैं अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं। तो सरल भाषा में याद रखिए कि जो जंतु सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज कहलाते हैं और जो अंडे देते हैं अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं। आगे लिखा है, कुछ जंतुओं के अंडों का अवलोकन करना सरल है क्योंकि उनकी मां शरीर के बाहर अंडे देती है, परंतु आप गाय, कुत्ता, बिल्ली के अंडे एकत्र नहीं कर सकते। यह इसलिए क्योंकि वह अंडे नहीं देते। इनमें मां पूर्ण विकसित शिशु को ही जन्म देती है। यह जरायुज जंतुओं के उदाहरण हैं। अब लिखा है, शिशु से वयस्क। नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक वे वयस्क नहीं हो जाते। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ते हैं। मेढक के जीवन चक्र को चित्र में दर्शाया गया है। लिखा है, मेढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं का परीक्षण कीजिए। हम 3 स्पष्ट अवस्थाओं अथवा चरणों को देख पाते हैं। अंडा, टैडपोल यानी लार्वा, उसके बाद वयस्क। क्या टैडपोल वयस्क मेढक से भिन्न दिखाई देते हैं? क्या आप सोच सकते हैं कि किसी दिन यह टैडपोल वयस्क मेढक बन जाएंगे? टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं। क्या आप सोचते हैं कि हमारा शरीर भी कायांतरण होता है? मनुष्य में जन्म के समय ही नवजात शिशु में वयस्क समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये अंडे हैं, अंडे के बाद ये आरंभी टैडपोल है, ये बाद का टैडपोल है और अंत में ये वयस्क मेढक है। इस प्रकार से दिखाई देता है। तो लैंगिक जनन के बारे में पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। लिखा है, अब तक हमने जनन प्रक्रम का अध्ययन उन जंतुओं में पढ़ा जिनसे हम परिचित हैं, परंतु अत्यंत छोटे जंतु जैसे हाइड्रा एवं सूक्ष्मदर्शी जंतु जैसे कि अमीबा में जनन किस प्रकार का होता है। क्या आप उनके प्रजनन करने के ढंग के विषय में जानते हैं? आइए इसका पता लगाएं। लिखा है, हाइड्रा की स्थायी स्लाइड लीजिए। आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस स्लाइड का अध्ययन कीजिए। जनक के शरीर से क्या कुछ उभरी संरचनाएं दिखाई देती हैं? इन उभरी हुई संरचनाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, इनका साइज भी ज्ञात कीजिए। हाइड्रा का चित्र वैसा ही बनाइए जैसा आपको दिखाई देता है। ये चित्र देख सकते हैं हाइड्रा में मुकुलन का। आगे लिखा है, प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। यह उभार विकसित होते नए जीव हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं। स्मरण कीजिए कि ईस्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं। हाइड्रा में भी एक सरल जनक से निकलने वाले उदर्द से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को, जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। यानी कि जिसमें एक ही जनक होता है और नए जीव को जन्म दे देता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं ये नए जीव विकसित हो रहे हैं। ये अलैंगिक जनन की अन्य विधि अमीबा में दिखाई देती है। आइए देखें यह कैसे होता है। लिखा है, आप अमीबा की संरचना के विषय में पढ़ चुके हैं। आपको स्मरण होगा कि अमीबा एक कोश की होता है। इसमें केंद्रक के 2 भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। इसके बाद कोशिका भी 2 भागों में बट जाती है, जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से 2 अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं
विभाजित केंद्रक विभाजित हो जाता है। उसके बाद दो संतति का तो अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है द्विखंडन कहलाता है। तो मुगलन के बारे में पढ़ लिया, द्विखंडन के बारे में पढ़ लिया, ये अलैंगिक जनन की विधियां हैं। अब पढ़ेंगे डॉली की कहानी क्लोन। तो क्लोन के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं डॉली की कहानी को। लिखा है, किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम इयान विल्मट और उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में की। उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम डॉली रखा। डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था। यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। डॉली की क्लोनिंग करते समय फिन डॉर्सेट नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथि से एक कोशिका एकत्र की गई। उसी समय स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव से एक अंड कोशिका भी एकत्र की गई। अंड कोशिका से केंद्रक को हटा दिया गया। तत्पश्चात फिन डॉर्सेट भेड़ की स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका के केंद्रक को स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव की केंद्रक विहीन अंड कोशिका में स्थापित किया गया। इस प्रकार उत्पन्न अंड कोशिका को स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव में रोपित किया गया। अंड कोशिका का विकास एवं परिवर्धन समान रूप से हुआ था। अंततः डॉली का जन्म हुआ। यद्यपि स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव ने डॉली को जन्म दिया था, परंतु डॉली फिन डॉर्सेट भेड़ के समरूप थी जिससे केंद्रक लिया गया था। क्योंकि स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव के केंद्रक को अंड कोशिका से हटा दिया गया था, अतः डॉली में स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव का कोई भी लक्षण परिलक्षित नहीं हुआ। डॉली एक फिन डॉर्सेट भेड़ की स्वस्थ क्लोन थी जिसने प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक संततियों को जन्म दिया। दुर्भाग्य से फेफड़ों के रोग के कारण 14 फरवरी 2003 को डॉली की मृत्यु हो गई। डॉली के बाद स्तनधारी, परंतु बहुत तो जन्म से पहले ही मर गए तथा कुछ की जन्म के बाद ही मृत्यु हो गई। क्लोन वाले जंतुओं में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियां होती हैं। तो आज के लेसन में जंतुओं में जनन किस प्रकार होता है इसके विषय में जाना, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, इन सब के बारे में पढ़ लिया है। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।